डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन और इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और साथ में डिस्कस करेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम। ये और ये एक्चुअल में एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था गुलबर्ग एंड वॉगे ने, ठीक, गुलबर्ग एंड वॉगे। और ये जो लॉ है ये हमें देता है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ में आना, ये इनके बीच में एक रिलेशन देता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, rate of a chemical reaction is directly proportional to the active mass of reactants। ठीक, अब एक्टिव मास क्या रहता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे। एक्टिव मास का मतलब रहता है मोलर कंसंट्रेशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, और इसको दिखाते हैं हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स से, मोलर कंसंट्रेशन को। ये मैंने सिंपल स्टेटमेंट बताया। अभी मैं आपको इसका असली स्टेटमेंट दिखाता हूं क्या होता है। उसके बाद में मैंने ये कहा कि एक्टिव मास जो है, एक्टिव मास उसका सिंबल ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी सपोज हमें एक रिएक्शन है हमारे पास में, ए गिव्स बी, ये देता है प्रोडक्ट। अब मैं अगर इसका रेट लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिव मास, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए। समझ में आया? शाबाश, ये हो गई बात क्लियर। तो मैं कहूंगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने ये कहा कि एक्टिव मास जो रहता है, एक्टिव मास को हम दिखाते हैं इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इसे हम मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इतना याद रख लेना। मोलर मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड जो रहता है, ये लिक्विड, ये कांस्टेंट लेते हैं हम, यानी ये कांस्टेंट रहता है, 1 रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम में जब मोलर मास कंसिडर करेंगे तो वो करेंगे हम गैसेस का। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको कंफ्यूज कर देगा ये लिक्विड वाला। आप सिर्फ इतना याद रखो, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1। जब लिक्विड की बात आएगी तब मैं समझा दूंगा आपको। यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यूनिटी रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ तक तो ठीक है, शाबाश। अब देखो मेरे पास में एक दूसरी रिएक्शन है जिससे मुझे पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। एक रिएक्शन है, उसमें लिखा है ऐसा, ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, ए प्लस बी गिव्स सी। इसमें मैं रेट कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अब अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल गए, उस सूरत में मैं क्या कहूँगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज या सब्सटेंसेस। समझ में आया? शाबाश। अब सपोज मेरे पास में जो रिएक्शन है, एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, वो मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ। एक रिएक्शन है वो है ए मगर ट्वाइस प्लस बी, इट गिव्स सी। तो इसका रेट कैसे लिखूंगा मैं? ये इसका रेट यहाँ पे लिखूंगा मैं। इसका रेट लिखूंगा मैं ऐसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स कौन कौन से? 2A, यानी A इंटू बी। या मैं ऐसा कहूँगा कि रेट जो है
रेट, ये मैं एक फॉरवर्ड रेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ए, क्या है, ए स्क्वायर है ना, राइट, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो इस सूरत में मुझे जो वागे एंड गुलबर्ग का जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसका अगर मैं अब कंप्लीट डेफिनेशन लिखना चाहूँगा, कंप्लीट स्टेटमेंट अगर मैं लिखना चाहूँगा तो वो क्या रहेगा, मैं ये कहूँगा कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक, ये कहता है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन ली हमने, रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिखा हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है ना, इनका मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reacting species raised to power, इनमें अब पावर भी आ गया ना, raised to power देयर किससे, कौन सा पावर हमने लगाया, देखो ये जो पावर है ना, ये है ट्वाइस है ना, स्टोइशियोमेट्रिक, रेज्ड टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे देखिए, हम मेरे पास में एक रिएक्शन है जो हम इससे पहले भी लिए हैं, N2 प्लस थ्राइस H2 है ना, ठीक, ये है, ये देता है मुझे NH3 सपोज है ना, NH3 देता है, क्लियर, और ये रिवर्सिबल है ट्वाइस NH3। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें दो तरह की रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। यहां से ये फॉरवर्ड होगा तो मैं रेट फॉरवर्ड निकालूंगा, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट फॉरवर्ड क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, तो मैं फॉरवर्ड में ये रिएक्ट करते हैं ना, ये रिएक्ट करते हैं ये दोनों, मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to N2, active mass of N2 into active mass of H2 raised to power its stoichiometric coefficient। इसका stoichiometric coefficient क्या है, इसका 1 है, इसका कितना है 3। समझ में आया। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसी रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड रेट किसके बराबर होगा, रेट बैकवर्ड, तो मैं लिखूंगा यहां पर रेट बी। मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब ये रिएक्टेंट बन गया उसके लिए है ना, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है। मैं कहूंगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ या मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज्ड टू पावर इट स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। समझ में आया। तो याद रखना स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों हम रेज मतलब पावर में लगाते हैं, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें दिखाता है कि ये कितनी सब्सटेंस कितने टाइम में से। सपोज मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया है ना, वो अमोनिया स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से हाइड्रोजन क्यूब बन जाएगा। यहां तक तो समझ में आया। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लियर। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में मैं अभी आपको एक रिएक्शन दिखाया, अब मैं दूसरे एक रिएक्शन दिखाता हूं। मैं लिखूंगा A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, इट गिव्स सपोज प्रोडक्ट, या मैं लिखूंगा D टाइम्स D। अब अगर आप लिखेंगे इसका रेट, इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, इसका रेट किसके बराबर आएगा, मैं लिखूंगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A
रेज टू पावर ये ए इन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू concentration, molar concentration of B raised to power ये small b. So rate is directly proportional to product of molar concentration raised to power their stoichiometric coefficients. समझ में आया? अब मैं अगर ये proportionality constant हटा दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ rate is directly proportional to, क्या लिखूंगा मैं? rate is directly proportional, directly proportional हटाऊंगा, ये लिखूंगा मैं अब equal to. अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे k इंटू ए रेज पावर ए एंड बी रेज पावर बी, ये आएगा ना, शाबाश। अब b क्या है, ये ए के क्या है, k ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट भी, रेट कांस्टेंट या रेट ला कांस्टेंट कहते हैं इसको। इसमें मैं समझा दूंगा आपको बाद में, ठीक है, इसका टेंशन मत लो आप। अब देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अब देखो इसको समझो, इस लॉ को, इसी से हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। देखो हमारे पास में एक रिएक्शन है, यही वाली रिएक्शन मैं लिखूंगा, एक रिएक्शन A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। मेरी बात समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो ये रिएक्शन जो है, ये मान लीजिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी होगी तो फॉरवर्ड का कुछ रेट होगा और फॉरवर्ड के लिए कोई रेट कांस्टेंट होगा, है ना, जिस तरह यहाँ पे रेट कांस्टेंट लगाया हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट, उसको मैं लिखूंगा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। और रिएक्शन बैकवर्ड भी हो जाएगी, बैकवर्ड के लिए भी कोई रेट होगा, तो मैं इसके लिए जो रेट कांस्टेंट लगाता हूँ वो लगाता हूँ मैं के बी, के बैकवर्ड। बात समझ लेना। सबसे पहले देखूंगा मैं जो फॉरवर्ड रेट है, फॉरवर्ड रेट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट है, मैं लिखूंगा रेट फॉरवर्ड, ठीक है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यानी पावर क्या लगाएंगे हम, ए एंड बी, ये है ना, शाबाश। बात समझ लेना। अब अगर मैं यहां पे लिखूं रेट बैकवर्ड, यानी वापस जो रेट हो रही है, वापस रिएक्शन जो हो रही है, उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिंग स्पीशीज पे, है ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रेट बैकवर्ड लिखूंगा मैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of molar concentration of C and molar concentration of D raised to power their stoichiometric coefficients। बात समझ में आ रही है, शाबाश। ये फॉरवर्ड रेट है, ये बैकवर्ड रेट है, यहां तक तो क्लियर है, वेरी गुड। अब अगर सपोज ये रिएक्शन मैं लूंगा रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें इक्विलिब्रियम भी आएगा, मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखूंगा मैं, एट इक्विलिब्रियम। बात समझ लेना, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मिल जाएगा, ये समझना है आपको। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे रेट फॉरवर्ड जो रहती है वो बराबर हो जाती है रेट बैकवर्ड की, रेट बैकवर्ड, ये है ना मेरे भाई, शाबाश। अब देखो इस रिएक्शन के लिए रेट फॉरवर्ड इसके बराबर है, रेट बैकवर्ड इसके बराबर है, समझ में आया ना, वो मेरी बात समझ में आ रही है, शाबाश। तो मैं फिर ऐसा लिखूंगा, ये फॉरवर्ड रेट है, ठीक, और ये बैकवर्ड रेट है, तो मैं लिखूंगा इस तरह, रेट फॉरवर्ड जो है वो रेट बैकवर्ड के बराबर है। क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो रेट फॉरवर्ड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू,
क्लियर। यहां पे लिखूंगा मैं a रेज पावर a एंड b रेज पावर b। यहां पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटा इज इक्वल टू लिख दिया, तो यहां पे मैं लगाऊंगा कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के लिए क्या होगा, रेट बैकवर्ड वो बराबर होगा के बी, राइट, सी रेज पावर सी एंड डी रेज पावर डी। यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है, शाबाश। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड ये बराबर है, तो इसका मतलब के एफ यानी के फॉरवर्ड ए, रेट फॉरवर्ड इसके बराबर है ना। प्रोपोर्शनलिटी हमने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दी, तो मैं फिर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे, मैं लिखूंगा के एफ, ठीक, इंटू ए रेज पावर ए एंड बी रेज पावर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी रेज पावर सी एंड डी रेज पावर डी। यहां तक तो टेंशन नहीं है ना, शाबाश। अब मैं ये के वाले जो है ना रेट कांस्टेंट, इनको अलग ले जाऊंगा और कंसंट्रेशन टर्म्स को अलग, इसको लेके आओ इधर, ये बन जाएगा के एफ डिवाइड बाई के बी इक्वल टू यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ये जो कंसंट्रेशन ये लिखूंगा मैं सी रेज पावर सी एंड डी रेज पावर डी डिवाइड बाय ए रेज पावर ए एंड बी रेज पावर बी। अब यहां पे ये जो रेशो बन गया, ये रेशो कौन सा रेशो, दिस रेशो के एफ टू के बी, या रेशो ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ये कहलाता है कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आना, इन दिस रेशो ये जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का रेशो डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशो है, इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो हम ये डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन करने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा ये कांस्टेंट क्यों आ गया। देखो ये भी कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट्स का रेशो जो है वो भी कांस्टेंट आ जाएगा। दो कांस्टेंट्स का रेशो ये कहलाएगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, ये भी कांस्टेंट ही कहलाएगा। समझ में आना। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, शाबाश। यहां पे हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको मैंने लिखा यहां पे के इक्विलिब्रियम, बाद में समझा दूंगा, ये अलग अलग फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ये के इक्विलिब्रियम किसके बराबर रहता है। के इक्विलिब्रियम मैंने ये कहा कि इट इज रेशियो ऑफ के एफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। समझ में आया। या मैं कहूँगा इट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस टू द प्रोडक्ट ऑफ reactant concentration। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट constant to the backward rate constant, but याद रखना बट एट इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम को छोड़ के अगर यही रेशियो हम लेंगे ना, तब हम इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। वो अलग बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे, ये जो हम लेते हैं, ये लेते हैं हम एट इक्विलिब्रियम। ये जो रेशियो है
ये हम लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, इट इज रेशियो ऑफ, यहाँ पे रेशियो लिख दिया मैंने, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentrations, molar concentrations of what? Products to the molar concentration of, to the molar concentration of reactants, but at equilibrium, तो दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो आपको मैंने बताया अभी तक, रेट कांस्टेंट और लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो आज फिर फिलहाल इतना ही।